ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर हम रिज्यूम करते हैं अपना इसी स्लाइड से। तो मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, तो इधर तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ये मेरे ख्याल मैंने स्लाइड्स आपकी अपलोड की हुई हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करके बैकग्राउंड में खोलना चाह रहे हैं तो खोल लें, आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं भी चेक कर लूँ इनको। मैंने ये जो चैप्टर 10 है ना, ये अपलोड किया हुआ है। ये आप डाउनलोड करके खोल भी सकते हैं बैकग्राउंड। क्योंकि आगे जो मटेरियल आ रहा है ना, उसमें आपको शायद स्लाइड्स काफ़ी आगे पीछे करनी पड़े। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अभी इसे फ़ौरन डाउनलोड कर लें। आगे हम सीरियल पोर्ट की प्रोग्रामिंग और इसका सर्किट भी देखने लगे। तो अच्छा, ये फिगर 10.7 पे आते हैं। आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम है। इसके अंदर ये कहता है कि मैक्स 232 और पिक 18 के जब आपने कनेक्शंस करने हैं तो पिन टू पिन उसकी वायरिंग डायग्राम क्या होगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपको आईसी नज़र आ रहा है इधर, दैट इज द मैक्स 232 आईसी। ये इसमें पावर पिन हमने कनेक्ट कर दिया है, पिन को ग्राउंड भी कर दिया है। और ये इसके कुछ कैपेसिटर्स हैं जो वोल्टेज लेवल की शिफ्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ये इसी तरह कनेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। उसमें आपने देखा है ना कि आपको पॉजिटिव वोल्टेज भी चाहिए और नेगेटिव वोल्टेज भी, तो वो इन कैपेसिटर्स को यूज़ करके जनरेट करेगा। अच्छा, फिर इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 4 बफर्स अवेलेबल हैं, जो कि इनफैक्ट इन्वर्टर्स हैं। क्योंकि आप पीछे स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि आपने लॉजिक 1 को नेगेटिव वोल्टेज में ट्रांसमिट करना है। इस वजह से इसने इधर इन्वर्टर का सिंबल शो किया। तो ये 4 इन्वर्टर्स हमें अवेलेबल है, लेकिन उस हम कनेक्शन के लिए सिर्फ 2 यूज़ करेंगे। हमने सिर्फ आर एक्स टी एक्स पिन कनेक्ट करनी है, इस वजह से 2 यूज़ करेंगे। अच्छा, अब राइट साइड वाली डायग्राम पे आते हैं। इसमें पिक 18 के साथ आप देख रहे हैं इसकी जो RC6 पिन है, जो कि ट्रांसमिट पिन है। इट इज़ द पिन नंबर 25। इसको हमने आईसी की पिन 11 से कनेक्ट कर दिया। ये इस बफर की इनपुट बन जाएगी। और ये जो पिन 14 है आईसी की, ये इधर शो हो रही है, इसको हमने DB9 कनेक्टर की पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और DB9 कनेक्टर में आपको दोबारा दिखा दूं, ये यहाँ आपको पिन नंबर 2 नज़र आ रही होगी, ये वाली। दिस इज द पिन नंबर 2 जो आप यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पिन नंबर 2 के साथ आपने ट्रांसमिट पिन कनेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें डायग्राम के अंदर, ये कहते हैं पिन नंबर 2 तो रिसीव पिन है। ये तो काम गलत नहीं हो गया जैन? तो सर रिसीव पिन के साथ आप ट्रांसमीटर पिन ही तो कनेक्ट, वो जो केबल है वो सर वही तो कनेक्ट करेंगे ताकि वो डाटा उसमें ट्रांसफ़र करे और वो पिन फिर रिसीव करेगी। हाँ, ये सही कह रहा है जैन। कंप्यूटर के लिए रिसीव पिन है, समझ रहे हैं ना? आपके पिक के 3 की ट्रांसमिट पिन है, लेकिन कंप्यूटर की जिस टर्मिनल पे पिन से कनेक्ट होना है वो रिसीव पिन होगी। इसका ट्रांसमिट डाटा उसकी रिसीव पे चला जाएगा। और इसी तरह जो पिक 18 की रिसीव पिन है, ये कर्सर किधर गया, ये रहा रिसीव पिन। पिक 18 की पिन नंबर 26 है, RC7। इसको इसने आईसी की पिन 12 से कनेक्ट किया। और आईसी की जो पिन 13 है, जो बफर की इनपुट है, वो DB9 कनेक्टर की पिन 3 से कनेक्ट हो गई है। और ये आपके कंप्यूटर के टर्मिनल की ट्रांसमिट पिन है। और पिन नंबर 5 को आपने ग्राउंड करना है ताकि दोनों का ग्राउंड कॉमन हो जाए, कंप्यूटर का और इस आईसी का।
ठीक हो गया। तो ये कनेक्शन डायग्राम है, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? अच्छा, इधर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। प्रोटीएस के अंदर ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है पोर्ट्स की। अगर आप अपने आईसी को सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट करें जो प्रोटीएस में अवेलेबल है, तो ये एक्चुअली डाटा का कंप्यूटर से ट्रांसमिट और रिसीव करना शुरू कर देगा। और आप एक दूसरे लैपटॉप के ऊपर प्रोटीएस में अपना पूरा सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर आपने भी सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर दी है। अब आप दोनों कंप्यूटर्स के साथ सीरियल केबल लगा के डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग पिकेटी। इसके लिए आपको दो कंप्यूटर चाहिए होंगे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आगे हम सीरियल पोर्ट की प्रोग्रामिंग के ऊपर जाने लगे। आप थोड़ा मज़ीद अटेंटिव हो जाएं क्योंकि यहाँ से काम थोड़ा मुश्किल शुरू होने लगा। अच्छा, आगे हम देखने लगे, कहते हैं पिक 18 सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। इसके लिए आपको ये सारे रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कुछ 6 रजिस्टर बनते हैं जिसमें पहला रजिस्टर है SPBGR। इसे कहते हैं सीरियल पोर्ट बार्ड रेट जनरेटर। तो सीरियल कम्युनिकेशन का जो डाटा रेट है वो आप इस रजिस्टर में सेट करेंगे। और इधर ये पॉइंट नोट करने वाला है कि दो डिवाइसेस के दरमियान जब सीरियल कम्युनिकेशन होगी, दोनों का डाटा रेट, जिसको बॉड रेट भी कहते हैं, वो सेम होना ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंट हो गया तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। और वो बॉड रेट पिक 18 में इस रजिस्टर के थ्रू सेट होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू एडजस्ट होता है। उसके बाद TX रज है, ट्रांसफ़र रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जिस पे आप पिक 18 में डाटा कॉपी करेंगे ट्रांसमिट करने के लिए। उसके बाद RC रज है, रिसीव रजिस्टर। तो सीरियल पोर्ट जो है पिक 18 के साथ कनेक्टेड, जब डाटा रिसीव होगा वो इस रजिस्टर में आ जाएगा। बाद में आप इसको मेमोरी में कॉपी कर लेंगे। उसके बाद है ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। तो ट्रांसमीटर के जितने पैरामीटर कंट्रोल करने हैं उसकी डिटेल आगे आ रही है। और पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन वो सारी इस रजिस्टर के थ्रू प्रोग्राम होगी। उसके बाद है रिसीवर स्टेटस रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। रिसीवर के सारे पैरामीटर्स और कंट्रोलिंग इस रजिस्टर के थ्रू होगी। इवन के जब आपने डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करना है, उसे स्टॉप करना है, रिसीवर को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वो सारा इस कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू होगा। और आखिरी रजिस्टर है PIR1। जैसे हमने टाइमर के केस में देखे थे ना, ओवरफ्लो फ्लैग होते हैं, इसी तरह सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट फ्लैग्स हैं जो बताते हैं कब आपका डाटा ट्रांसमिट होना है और कब आपका डाटा रिसीव हो चुका। इन दोनों फ्लैग्स का इंफॉर्मेशन PIR1 रजिस्टर में अवेलेबल होगी। तो ये 6 रजिस्टर हमने एक एक करके आगे देखने डिटेल में। तो उससे पहले हम बॉड रेट टेबल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो SPBRG रजिस्टर है पिक 18 में। ये कहता है कि इसको आप बॉड रेट के लिए सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। और नीचे जो टेबल 10.3 दिया हुआ है, इसमें कंप्यूटर के स्टैंडर्ड बॉड रेट्स दिए हुए हैं। तो कंप्यूटर के अंदर आप इसमें से कोई एक बॉड रेट सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम 9600 यूज़ करते हैं लैब के अंदर। उसके बाद आपने पिक 18 के लिए कैलकुलेशन करनी है कि अब SPBRG रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। और इसके लिए आप क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी को भी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो इधर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये कंप्यूटर के स्टैंडर्ड बॉड रेट्स और पिक 18 में आपको यही सेट करने पड़ेंगे। अगर पिक 18 में आपने इनसे हट के कोई सेट किया तो आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और ये जो एक्सप्रेशन आपको सामने नज़र आ रही है, इस इक्वेशन के थ्रू आप बॉड रेट रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। डिज़ायर्ड बॉड रेट पिछले टेबल से कोई चूज़ कर लें।
और यहाँ से आपके पास ये वैल्यू x कैलकुलेट हो जाएगी। x को आपने लोड करना होगा SPBRG रजिस्टर के अंदर। इसकी एग्जांपल आगे आने लगी है। दिस इज द एग्जांपल 10.1। कहता है गिवन द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज फाइंड द SPBRG। ये इसने रजिस्टर का नाम गलत लिख दिया, इसको सही करना। इट इज द SPBRG रजिस्टर वैल्यू नीडेड टू हैव द फॉलोइंग बाड रेट्स। तो इन बाड रेट्स के लिए कैलकुलेशन करेगा, इसके लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है। और जब आप ये इंफॉर्मेशन सारी यूज करेंगे, आप देखेंगे 9600 बाड रेट के लिए आपके पास x की वैल्यू आ गई है 15, 4800 के लिए 32 है, 2400 के लिए 40 है, और 1200 बिट्स पर सेकेंड बाड रेट सेट करने के लिए 129 वैल्यू है। सर हाँ जी, सर इसमें ये वैल्यू ट्रंकेट की हुई है कि इसने राउंड ऑफ की हुई है इसमें? ये राउंड करेंगे, राउंड करेंगे, ट्रंकेट नहीं करनी, राउंड करनी है, वरना ये 31.55 को 31 कर देते हैं। अच्छा, ये सवाल बंदे ने अच्छा पूछा कि ये जो वैल्यू को हम ट्रंकेट कर रहे हैं या राउंड कर रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा? इससे आपका बॉड रेट एग्जैक्टली वो नहीं रहता जो आप सेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हल्का सा एक एरर रहता है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को केयरफुली चूज करते हैं। ये जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब हम 8051 पे काम करते थे, उसके साथ हम हमेशा क्रिस्टल कनेक्ट करते थे 11.059 मेगाहर्ट्ज। ये क्रिस्टल कनेक्ट करते थे। उससे फ़र्क क्या पड़ता था, जब आप ये कैलकुलेशन करते थे तो बॉड रेट का ये जो फैक्टर है ये एग्जैक्टली आता था, उसे ट्रंकेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो ये एक एरर इंट्रोड्यूस कर देगा डाटा रेट के जो बॉड रेट है उसके अंदर। आगे हम बॉड रेट के ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आते हैं। कहते हैं प्रोसेसर क्लॉक इज डिवाइडेड एट मल्टीपल स्टेजेस टू अचीव द डिजायर्ड रेट। ठीक है, तो प्रोसेसर का क्लॉक डिवाइडेड बाय 4 तो वैसे ही हो रहा है, यह आपने टाइमर के केस में देखा था। लेकिन सीरियल पोर्ट को क्लॉक भेजने से पहले ये इसको डिवाइडेड बाय 16 भी करता है। ये फिक्स प्री स्केलर वैल्यू है जिसे आप छेड़ नहीं सकते। इसके बाद आते हैं हम ट्रांसमिट रजिस्टर पे। ये उसका सैंपल कोड है। जब आपने सीरियल पोर्ट पे डाटा ट्रांसमिट करना है तो आप इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे। अच्छा, अब इन रजिस्टर्स की डिटेल पे जाने से पहले मैं अब इसकी ब्लॉक डायग्राम पे आने लगा हूँ सीरियल पोर्ट की। ये ब्लॉक डायग्राम आपको मिलेगी अगली स्लाइड में। ये रही हमारे पास ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम। ये पिक की डाटा शीट से ब्लॉक डायग्राम लिया है, जिसके अंदर थोड़ा सा फंक्शन आपको समझ आएगा कि सीरियल पोर्ट कैसे काम कर रही है। अच्छा, इसमें देखें ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है, ये ट्रांसमिट पिन है जो आपको नजर आ रही है, और ट्रांसमीटर का जो बफर है वो आपने इन 2 बिट्स के थ्रू कंट्रोल करना है। ये तो आउटपुट बिट है जो इसका स्टेटस बताएगी। ये एनेबल जब आप बिट करेंगे तो ये बफर एनेबल होगा, ट्रांसमिशन एनेबल होगा। इस बिट को हम कंट्रोल रजिस्टर में सेट करेंगे। और ये आपका ट्रांसमिट बफर है, इट इज़ ए सीरियल रजिस्टर। जब आप TX रेज में डाटा लोड करेंगे यूजिंग द डाटा बस, ट्रांसमिट करने के लिए जो बाइट है वो पहले इसमें आएगा, ये इसको लोड कर देगा इधर, और ये सीरियली ट्रांसमिट होगा इस पिन के ऊपर। अच्छा, इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ये 8 बिट डाटा के साथ अगर आप 9th बिट लोड करना चाह रहे हैं तो वो आप इधर कर सकते हैं।
कंट्रोल रजिस्टर में ये बिट आप 01 करके 9th बिट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको अनेबल करने के लिए आप ये बिट यूज़ करेंगे TX9। और SPBRG रजिस्टर जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो ये क्लॉक का डिवाइडर रजिस्टर। ट्रांसमिशन एनेबल करने के लिए आप ये बिट यूज़ करेंगे। और ये ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग आपको क्या बताएगा कि ये रजिस्टर एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, ट्रांसमिट रजिस्टर जब अपना डाटा इधर कॉपी करेगा, इसका मतलब है ये एम्प्टी है, आप इसमें नया डाटा कॉपी कर सकते हैं। इस केस में ये फ्लैग 1 होगा। तो आप इस फ्लैग को मॉनिटर करेंगे कि जब एम्प्टी है तभी आप इसमें डाटा कॉपी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें असल में नोट करने वाली ये चीज़ है, डाटा ट्रांसमिशन जो है ना, इट विल टेक सम टाइम। ये इंस्टेंटेनियसली ट्रांसमिट नहीं हो जाता, इसमें कई मिली सेकेंड लगते हैं। तो जब ये ट्रांसमिट हो रहा है तो आप इस पर नया डाटा कॉपी नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ता है जब तक पिछला बाइट ट्रांसमिट नहीं हो जाता। इसी तरह हम सीरियल पोर्ट की डायग्राम पे आते हैं। ये रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसमें ये हमारे पास रिसीवर की पिन है जिस पर डाटा रिसीव होगा। ये बफर है जिसको आप एनेबल डिसेबल करेंगे इस बिट के साथ। ठीक है, ये बॉड रेट जनरेटर या क्लॉक जनरेटर है जो इसका क्लॉक इसको इधर भेज रहा है। ठीक है, ये आपके पास पूरा रिसीव बफर है जिसके अंदर डाटा बिट बाय बिट रिसीव होगा। और इसमें ये भी चेक करेगा आपका डाटा सही रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर उसमें किसी वजह से एरर आ जाता है तो ये 2 एरर बिट्स अवेलेबल हैं। ये एक ओवर रन एरर बिट है, एक फ्रेम एरर बिट है। इन दोनों का अलहदा फंक्शन है जो इधर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका फ्रेम एरर तब आएगा अगर स्टार्ट और स्टॉप बिट सही रिसीव नहीं हुई। स्टार्ट बिट आपको पता है हमेशा 0 होनी चाहिए, स्टॉप बिट हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर किसी वजह से डाटा करप्ट हो गया और ये बिट से सही रिसीव नहीं हुई तो आपका फ्रेम एरर बिट हाई हो जाएगा। और अगर आपने का डाटा इसमें रिसीव हो चुका है, आपने रीड ही नहीं किया और पीछे से नया डाटा आना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, डाटा ओवरराइट हो जाएगा। इस केस में ओवर रन एरर बिट हाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। अब हम इनके कंट्रोल रजिस्टर्स के ऊपर आते हैं। इधर तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर ये जो बॉड रेट जनरेटर है इसमें डिवाइड बाई 64 और डिवाइड बाई 16 लिखा है, तो सर इसका क्या मतलब है? ये जो है ना फैक्टर, ये इसने इस वजह से लिखा है कि मैं आपको एक क्लॉक डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ। ये कहता है इसको आप या तो ये वाला ब्लॉक कंसिडर करें या ये जो पूरा फैक्टर है 64 16 इंटू 4, ये पूरा फैक्टर जो है ना डिवीजन का इट इज 64, तो उसने दोनों लिख दिए। लेकिन एक्चुअल फैक्टर जो है क्लॉक डिवीजन का वो 64 ही है इसमें, जो आप इधर कैलकुलेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, ट्रांसमीटर रजिस्टर हमने देख लिया जो आपने इसमें डाटा कॉपी करना है ट्रांसमिट करने के लिए, यह आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी शो किया। इसके अलावा हमने रिसीव रजिस्टर देखा, ये रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम में था, ये मैंने शो किया। और इसमें आप नोट करें 2 लेदर रजिस्टर है। जैसे ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है, माइक्रो कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन से आप डाटा ट्रांसमिट रजिस्टर में कॉपी करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर खुद इसको TS रजिस्टर में कॉपी करेगा, ये वाला। तो ये सीरियल रजिस्टर है जो डाटा को बिट बाय बिट ट्रांसमिट करेगा। ये पैरेलल रजिस्टर है जिसमें एक साथ डाटा लोड होगा। तो ये 2 अलग रजिस्टर हैं। इसी तरह सीरियल पोर्ट में भी अलग रजिस्टर हैं। एक को ये RSR रजिस्टर कहता है, ये माइक्रो कंट्रोलर खुद कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपने डाटा इस रजिस्टर से रीड करना है, RC रज। जब आपका डाटा रेडी हो जाएगा वो इस रजिस्टर में अवेलेबल होगा। तो ये एग्जांपल है ट्रांसमिट रजिस्टर में डाटा कॉपी करने की।
ये एग्जांपल है जब आपने रिसीव रजिस्टर से डाटा मेमोरी में मूव करना है या किसी पोर्ट पे मूव करना है। और ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर कहता है इट इज एन 8-bit रजिस्टर यूज टू सिलेक्ट द सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोड एंड डाटा फ्रेमिंग साइज। तो इसकी डिटेल अब इधर आ गई है। दिस इज एन 8-bit ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। इसको हम बिट बाय बिट देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। इसमें जो पहली बिट है इट इज ए क्लॉक सोर्स बिट। ये कहता है कि एक सिंक्रोनस मोड में यूज नहीं होनी, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। हमारा एसिंक्रोनस मोड है, ठीक है, उसके अंदर ये यूज नहीं होगी। जो D6 है 9-bit ट्रांसमिट एनेबल बिट, अगर आपने 9-bit ट्रांसमिशन करनी है इसको 1 करेंगे, नॉर्मली इसको आप 0 रखेंगे। D5 है ट्रांसमिट एनेबल बिट। ट्रांसमिशन एनेबल करने से पहले आपको इसको 1 करना पड़ेगा। ये ऐसी है जैसे आप टाइमर को स्टार्ट करते थे, स्टार्ट टाइमर की बिट 1 करके। इसके बाद है सिंक बिट। तो ये जो है एसिंक्रोनस मोड में 0 ही रहेगी, आपने इसको 0 रखना। D3 bit is unused. D2 bit, it is the high और low baud rate select। अगर आपने कम्युनिकेशन स्पीड डबल करनी है तो आप इसको 1 कर दें, अदरवाइज इसको 0 रखें। हाई स्पीड का मतलब है डबल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से ये डबल स्पीड पे ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद है TRMT TSR रजिस्टर स्टेटस बिट। ये वही रजिस्टर है जो मैंने आपको बताया था सीरियली डाटा ट्रांसफर करता। तो ये उसका स्टेटस बता रहा है कि वो फुल एम्प्टी है। नॉर्मली हम इस बिट को नहीं यूज करते। और आखिरी बिट है D0 जो इस स्लाइड से कट गई है, वो इधर ऊपर नजर आ रही है, ये D0। तो 9th बिट जो आपने ट्रांसमिट करनी है वो आप इधर कॉपी करेंगे TX9D में। ये तब यूज होगी अगर आपने ये बिट अनेबल की हुई है, TX9 बिट। तो ये दोनों इकट्ठी चलती है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसमीटर का कंट्रोल रजिस्टर था। इसमें कोई सवाल है तो करें। एनी क्वेश्चन? ओके, मजीद आगे चलते हैं। ये डायग्राम के अंदर मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ सारी बिट्स पीछे जो हमने देखी है। ये हमारे पास ट्रांसमिशन की डायग्राम है, ये डाटा शीट से ली है। तो एसिंक्रोनस के जो ट्रांसमिशन है, इसमें ऊपर वाली डायग्राम में ये सिंगल बाइट ट्रांसफर कर रहा है। ये एक्चुअल डायग्राम है, जो बुक के अंदर है वो समझाने के लिए, वो जो आप सवाल कर रहे थे ना मार्क किया स्पेस किया, तो ये एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन की डायग्राम है। ये ट्रांसमिट पिन है, इसमें आप देख रहे हैं ये लाइन की नॉर्मल कंडीशन है 1। जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होनी है पहले आपने स्टार्ट बिट भेजी 0, फिर आपकी ये बाकी बिट्स गई इधर से, आखिर में स्टॉप बिट गई और लाइन दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ गई। इसी तरह अगर आपने कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन करनी है, और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन की एक बिट भी है इसमें। अच्छा, वो रिसीवर में है, ट्रांसमीटर में नहीं है, उसमें देखें। ये जो नीचे डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन है। ये आपका इधर से पहला पार्ट ट्रांसमिट हुआ, फिर स्टॉप बिट हुई, उसके फौरन बाद स्टार्ट बिट आई और दूसरा बाइट ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं बैक टू बैक या कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। इसके बाद हम रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर पे आते हैं। इसकी बिट्स हम एक एक करके उसी तरह देखते हैं। सबसे पहली बिट है सीरियल पोर्ट एनेबल बिट। ये वही बिट है जो मैंने आपको दोनों में दिखाई थी। मैं डायग्राम पे वापस आता हूँ, इधर भी आपको सीरियल पोर्ट एनेबल बिट मिलेगी, ये इसने दिखाई हुई है ट्रांसमीटर के अंदर। और अगर हम रिसीवर की ब्लॉक डायग्राम में जाएं, ये आपको नजर आएगी। ये
दोनों की जो बिट है वो इधर से कंट्रोल होगी। इसको 1 करने का मतलब है ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों इनेबल होंगे, अदरवाइज ये डिसेबल रहेंगे। RX 9 बिट है, अगर आपकी 9 बिट कम्युनिकेशन है तो इस बिट को 1 रखना पड़ेगा, 8 बिट कम्युनिकेशन में इसको आप 0 रखेंगे। SREN बिट है, ये आपने नहीं यूज करनी, इट इज नॉट यूज इन एसिंक्रोनस मोड। CREN बिट है, वो जब मैंने आपको दिखाई थी कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन, आप इसको 1 करेंगे तब आप कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन रिसीव कर सकते हैं। एनेबल कंटिन्यूअस रिसीव। आगे एड्रेस डिलीट बिट है, एड्रेस डिलीट एनेबल बिट, ये आप यूज नहीं करते। इसके बाद फ्रेमिंग एरर बिट है और ओवररन एरर बिट है। ये वो दो वही बिट्स हैं जिनका फंक्शन मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था। अगर आपकी स्टार्ट स्टॉप बिट जो है वो ठीक नहीं आई तब फ्रेमिंग एरर बिट 1 हो जाएगा, इससे पता लग जाएगा डाटा ठीक रिसीव नहीं हुआ। और अगर डाटा आपने रीड ही नहीं किया और पीछे से एक और डाटा बाइट आ गया, वो पहले को ओवरराइट कर रहा है, तो इस केस में ओवररन बिट 1 हो जाएगी। और जो आखिरी बिट है D0, अगर आप 9 बिट कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं तो 9th बिट इसके अंदर रिसीव होगी। और ये सारा आपको इस डायग्राम में भी मैंने समझा दिया। ये हमारे पास रिसेप्शन डायग्राम है, इसमें आप देखें कि रिसीव पिन के ऊपर ये पहला बाइट रिसीव हुआ, सॉरी ये इधर आके ख़त्म हो जाए, और ये क्योंकि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन है उसके फ़ौरन बाद दूसरा बाइट स्टार्ट हो गया इधर से, ये दूसरा बाइट है, फिर फ़ौरन ही तीसरा बाइट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3 बाइट्स इसने इकट्ठे रिसीव किए। और नीचे इसके एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है जो आपको नज़र आ रहा है। आगे हम आते हैं इंटर फ्लैग रजिस्टर के ऊपर। PIR1 रजिस्टर है जिसके अंदर 2 फ्लैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है RCIF जिसको कहते हैं रिसीव इंटरप्ट फ्लैग बिट। तो कहता है इफ इट इज इक्वल टू 1 दिस implies दैट द UART हैज रिसीव्ड अ बाइट ऑफ डाटा एंड इट इज सिटिंग इन द RC reg waiting to be picked up. Upon reading the RC reg, the RCIF is cleared automatically to allow the next bit to be received. और 0 का मतलब है ये एम्प्टी है। ठीक है, तो इस बिट को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, डाटा रिसीव करते हैं। इसी तरह ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग है, कहते हैं इफ इट इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट द TX reg रजिस्टर इज फुल। अब आप नया डाटा इस पर कॉपी नहीं कर सकते ट्रांसमिशन के लिए। एंड इफ इट इज इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसमिट रजिस्टर इज एम्प्टी, which implies that now you can transfer new byte for serial communication. तो यहाँ तक हमारा सारा रजिस्टर्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे हम इसका कोड देखने लगे हैं और उसके स्टेप्स। इधर तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो करें। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, कोई सवाल किसी का? Okay, coming to the next slide, programming the PIC18 to transmit data serially. So you have to follow these 7 steps before transmitting the data serially. The first step is load the transmit register with 20H. 20H आपने इसमें बाइट लोड करना है। इसका क्या मतलब होगा ये देखने के लिए आपको ट्रांसमिट कंट्रोल रजिस्टर पे जाना पड़ेगा। ये कंट्रोल रजिस्टर में इसमें 20 लोड करने का मतलब है 0 0 1 0 और बाकी सारे आपने 0 कर दिए। ठीक है, तो ट्रांसमिट एनेबल आप बंद कर रहे हैं, बाकी सब 0 कर दिए। बाकी डिटेल आप नीचे देख सकते हैं।
आगे कहता है सेट द ट्रांसमीटर पिन एज आउटपुट, देन लोड द SPBRG रजिस्टर टू सेट द baud rate, set the serial port enable bit high in the receive status register to enable the serial port. Then load the transmit register with byte to be sent. Monitor the transmit interrupt flag bit of the PIR1 register to make sure that the UART is ready for the next byte. Then go to the step 5 for next data transfer. तो ये लूप आपका चलता रहेगा और डाटा ट्रांसमिट होता रहेगा। ये हमारे पास पहली एग्जांपल आ गई है जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे। कहता है राइट ए प्रोग्राम फॉर पिक 18 टू ट्रांसफर द लेटर G सीरियली at 9600 baud rate continuously, assuming that crystal frequency is 10 megahertz. So coming to the solution, पहली दो इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने ट्रांसमिट स्टेटस रजिस्टर में 20 लोड कर दिया, इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। बाकी अगली दो इंस्ट्रक्शंस में आपने baud rate रजिस्टर लोड कर दिया, इससे baud rate आपका 9600 सेट हो गया। अगली इंस्ट्रक्शन में आपने ट्रांसमिट पिन को आउटपुट बना दिया। अगले इंस्ट्रक्शन में आपने सीरियल पोर्ट को एनेबल कर दिया। उसके बाद आपने वर्किंग रजिस्टर में डाटा कॉपी किया, लेटर ए, लेकिन अभी आपने इसको ट्रांसमिट नहीं किया। उसको ट्रांसमिट करने से पहले आप चेक करेंगे ट्रांसमीटर का बफर एम्प्टी है या नहीं। तो ये आप वो चेक कर रहे हैं इस लूप के अंदर। जब आपका ट्रांसमिट बफर एम्प्टी होगा तब ये इस लूप से बाहर आएगा, आपका डाटा ट्रांसमिट रजिस्टर पे इधर कॉपी होगा, वर्किंग रजिस्टर से TXH पे मूव कर जाएगा और उसके बाद आप ये काम कंटिन्यूसली करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा था सीरियल पोर्ट समझने के लिए, लेकिन कोड सिंपल है। एक बार आप इस कोड को सेट कर दें, ठीक है, तो आपकी सीरियल कम्युनिकेशन आराम से चलती जाती है विदाउट एनी इश्यू। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, कोई सवाल तो करें। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना, आपको पता लगे आवाज़ ही बंद हुई। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हाउ टू रिसीव द डाटा सीरियली। तो ये भी उसी तरह हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पे आप रिसीव स्टेटस रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें 90 लोड करेंगे। इसमें आपने 90 लोड कर दिया। 90 लोड करके आपने चेक करना है कौन से फीचर इनेबल हुए हैं, तो आप वापस आ जाएं इसके ऊपर। यहाँ पे आपने 1 लोड किया है, 0 0 1 0 0। ठीक हो गया। तो ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या काम कर रही है। अगला स्टेप है आपने ट्रांसमिट रजिस्टर को स्टेटस लोड द स्टेटस रजिस्टर विद द वैल्यू 0H। ट्रांसमीटर को आपने 0 से लोड कर देना। फिर आपने baud rate सेट करना है। इसके बाद आपने रिसीव पिन को इनपुट डिफाइन करना है। फिर आपने RCIF फ्लैग को मॉनिटर करना है, जो आपको बताएगा कि पहले तो कोई डाटा रिसीव हुआ नहीं, पड़ा हुआ। तो जब भी आपका बाइट रजिस्टर में रीड होने के लिए रेडी होगा तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा, RCIF।
ठीक है, जैसे ही ये 1 होगा आप इसको लूप के अंदर मॉनिटर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना डाटा जो है मेमोरी में कॉपी करेंगे और वापस स्टेप 5 के ऊपर मूव कर जाएंगे। चलो हम आगे देखते हैं एग्जांपल 10.4। कहता है प्रोग्राम ने पिक 18 टू रिसीव बाइट्स ऑफ डाटा सीरियली एंड पुट देम ऑन द पोर्ट बी, सेट द baud rate at 9600 and 8-bit data mod will be used and one stop bit will be used. So coming to the solution, पहली दो इंस्ट्रक्शन में आपने पोर्ट के रिसीवर को कॉन्फ़िगर कर दिया 90 लोड करके, फिर आपने baud rate सेट कर दिया 9600 पे। इसके बाद आपने रिसीव पिन को इनपुट डिफाइन किया, पोर्ट बी को आउटपुट डिफाइन कर दिया क्योंकि आपने रिसीव डाटा इसमें मूव करना। इसके बाद आपका मॉनिटरिंग लूप स्टार्ट हो गया। तो आपका बाइट रेडी हो जाएगा तो ये इस लूप से बाहर आएगा, अदरवाइज ये इसी लूप में रहेगा। और जब आपका बाइट पूरा रिसीव हो जाएगा आप बाहर आएंगे, इसको आप पोर्ट बी पे कॉपी कर रहे हैं और वापस R1 पे मूव कर रहे हैं। तो लूप के अंदर आपका डाटा कंटिन्यूअसली रिसीव होता जाएगा। आगे हमारे पास इन्हीं दो एग्जांपल्स का सी कोड आ रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने सीरियल पोर्ट यूज़ करनी है तो ये उसका कोड है। उसी तरह आपने ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर किया, baud rate सेट किया, ट्रांसमीटर को एनेबल किया और सीरियल पोर्ट को एनेबल किया यूजिंग द पोर्ट बिट स्ट्रक्चर। ये बिट एड्रेसेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद while वन लूप में, दैट इज एन इनफाइनाइट लूप, इसमें आप कंटिन्यूअसली लेटर जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू इन द बफर, और जब बफर आपका एम्प्टी होता है या आप इस लूप से बाहर आके लेटर दोबारा ट्रांसमिट कर देंगे। Coming to the last example, that is example 10.13. It says program the PIC18 in C language to receive bytes of data serially and put them on port B. Set the data rate at 9600 and 8-bit and one stop bit mod will be used. So coming to the C programming language code, पोर्ट बी को आपने आउटपुट डिफाइन कर दिया, रिसीवर का कंट्रोल रजिस्टर 90 से लोड किया, baud रेट आपने सेट कर दिया 9600 और वाइल लूप के अंदर आप मॉनिटर कर रहे हैं RCIF फ्लैग को। जैसे ही आपका डाटा रिसीव होगा ये बिट आपकी 1 हो जाएगी और आप अपना डाटा पोर्ट बी पे मूव कर देंगे। सो दिस इज द सी कोड फॉर डाटा रिसेप्शन। यहाँ आके आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। So any questions till now? कोई सवाल है किसी का? सर जब हम पिक 18 पे ये 9600 baud rate यूज़ करेंगे तब तो सर हमारी कैलकुलेशन हमेशा ये 15 ही देगा ना? अगर आपने 10 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक रखा हुआ, अगर आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर चेंज हो गया 10 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा कुछ और है, फिर आपको ये कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन पहले इसको सेट करने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। तो ये आप देखेंगे इन फ्यूचर आपने कोई भी सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे याद पड़ता है कि USB पोर्ट आज तक एक बच्चे ने यूज़ की है, डिग्री 34 में था। उसको जब हम ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट देते हैं तो उसने सीरियल माउस डिज़ाइन किया था, ऑप्टिकल माउस, और उसने पिक 18 की USB पोर्ट कंट्रोल की थी। तो उसके लिए पढ़ना काफ़ी पड़ता है लेकिन कोड सिंपल होता है। और कोई सवाल उस पर? अभी मेरे ख्याल आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं।